हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें एक बार फिर से हम लोग NCERT क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 3.5 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यहाँ हम 4th क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। और बच्चों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी चैप्टर्स की लिंक वहां पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ऊपर राइट कॉर्नर पर जो आई बटन आ रही है वहां पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है, आपको वीडियो में कराए गए क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो इसको लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का है वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 4th का पहला पार्ट लिखा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन करने से पहले NCERT की जो बुक है वो अपने सामने रख लें। आपको यहाँ नहीं क्लियर समझ में आ रहा है अगर क्वेश्चन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आधा बोर्ड तो इसी ने कवर कर लिया। ठीक है, देखिए पहले तो चौथा प्रश्न समझ लेते हैं हम। चौथे प्रश्न में क्या लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि अस्तित्व है उनके हलों का, तो उनके हल बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, यहाँ पर बीजगणितीय विधि का मतलब ये हुआ कि बीजगणितीय विधि में आपने 3 मेथड पढ़े हैं। एक तो आपने प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, दूसरा आपने पढ़ा है विलोपन, और तीसरा हमने इसी वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था वज्र गुणन विधि। तो हम वज्र गुणन विधि का ही प्रयोग करेंगे ताकि हमारा अभ्यास और अच्छा हो जाए वज्र गुणन विधि को लेकर। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 4th का, कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपने ऐसा क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेज में भी किया है, जो हमसे पूछा जाए उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, माना नियत व्यय, नियत व्यय कितना है, हमने मान लिया x रुपए है। कहा गया था ना कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक खर्चा ऐसा है जो फिक्स है, आपको उतना देना ही होगा। ठीक है, जिसको हम किराया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किराया। ठीक है, कि किराया तो फिक्स होता है ना। अब उसके बाद डिपेंड, अगला भाग जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन भोजन खाया है। तो वही हम मान लेते हैं कि एक दिन के भोजन का मूल्य या प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन मतलब भी एक दिन ही तो होता है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो कि हमें निकालना है, ये प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य हमने मान लिया बच्चों, यहां पर क्या मान लिया? y रुपए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम समझते हैं। पहली कंडीशन, जो केस फर्स्ट है, वो बात की जा रही है विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए के लिए बात की जा रही है। किसके लिए? विद्यार्थी ए के लिए। तो विद्यार्थी ए के लिए आप लोग जरा ध्यान से देखो कि ए विद्यार्थी को रुपए देने पड़ रहे हैं 1000। समझना इस बात को, रुपए देने पड़ रहे हैं 1000। तो देखिए, उसने किराया तो दिया ही होगा, नियत व्यय जो है, जो फिक्स है, वो तो दिया ही होगा। साथ में आपको पता है कि एक दिन भोजन करने पर y रुपए लगते हैं। उसने तो 20 दिन भोजन किया, तो 20y रुपए। तो ये हो गया 20y बराबर उसने कुल कितने रुपए दिए? 1000। समीकरण 1। केस 2, स्थिति सेकंड या द्वितीय शर्तानुसार, इसमें किस विद्यार्थी की बात हो रही है? विद्यार्थी बी के लिए। आप ना लिखें ना तब भी चल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एक समझने के लिए लिख लेते हैं कि हम विद्यार्थी बी की अब बात करेंगे कि बी को भी x तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये नियत है। ठीक है, इसके साथ साथ उसने क्या किया कि उसने, देखिए यहाँ पे लिखा होगा 26 दिन भोजन किया है। तो हमने क्या किया कि एक दिन के भोजन का रुपया लगता है y, तो 26 दिन के भोजन का हो गया 26y, और उसने दिया कुल मिलाकर 1180 रुपये। तो ये हो गया यहाँ पर बच्चों समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, क्योंकि 4th क्वेश्चन में ये बोला है कि बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। अब बीजगणित में
आपकी तीनों विधि थी, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बता दिया, प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वज्रगुणन, लेकिन मैं वज्रगुणन से करवाऊंगा ताकि हमारा अभ्यास अच्छा हो जाए। तो समीकरण 1 व 2 को वज्रगुणन विधि से हल करने पर, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो आप बच्चों इसको नोट करते चलें क्योंकि मैं इसको अभी मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह भर जाएगी तो मिटा दूंगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। मैंने क्या बताया था, आपको लिख लेना है x, y और 1, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर कि x के इधर और इधर कौन सी संख्याएं लिखनी है, ये वाली। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखनी है 20 और नीचे कितना लिखना है 26, और यहाँ पे आगे कितना लिखना है आपको, देखो ध्यान से कि यहाँ बराबर में 1000 लिखा हुआ है। आपको मैंने ये कंडीशन भी बताई थी कि जब ऐसा इक्वेशन दिया जाए अचर पद बराबर में हो तो यहाँ 1 ना लेके -1 लेते हैं। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए, वरना आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अगर ये इधर लिखा होता तब हम वहां +1 लेते, ठीक है, इधर लिखा होता, बराबर में 0 दिया गया होता। तो हमने क्या किया, हमने लिख लिया 20, 26 और अब यहाँ पे लिखेंगे 1000 है और 1180, और उसके बाद ये स्टार्टिंग का 1 और 1, x का गुणांक यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये लिखेंगे यहाँ पर, है ना। और ये 20, 26 बाद में और आएगा एक बार 20, 26, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए हमें वज्रगुणन लगाना है इसमें, तो कैसे लगाते हैं हम, x अपॉन x के बटे में क्या आएगा, ये गुणा कर दो इनका, तो 0 0 आपकी 2 0 हो गई, ठीक है। गुणा करने पर पीछे 2 0 हो गई, 2 का गुणा करो, 2 8 16 हासिल कितनी 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये आपका आ गया 23,600 माइनस इनका गुणा करो तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पर 26,000, कितना आ गया 26,000, बराबर y के बटे में यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे तो कितना आएगा 1000 माइनस 1,180 क्योंकि इसका गुणा होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर -1 के बटे में आएगा। देखिए -1 वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी इक्वेशन ऐसे दिया जाए x + y का पद है और बराबर में अचर पद, तब वहां माइनस होता है। अगर यहाँ बराबर में 0 होता, ये पद इधर लिखा होता तो हम वहां पे +1 लिखते। तो आप अगर चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इधर करके 0 बराबर में लाके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जब ये इधर आएगा तो यहाँ -1000 होगा और ये इधर आएगा तो यहाँ -1180 होगा। अब लास्ट वाले को देखते हैं, तो ये हो गया आपका 26 माइनस 20, क्लियर। अब यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर बताता हूं, है ना। यहां तक आप उतार लो, इसको लिख लो। हमें बस सॉल्व करना है और हमारे आंसर आ जाएंगे। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको बस थोड़ा सा समझ के सॉल्व करना है इनको। तो देखिए इनको एक बार यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक बार x के साथ लेना होता है, तो उससे पहले इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन, यहाँ देखो 26,000 में से 23,600 घटाने हैं, तो कोई गलती ना हो इसलिए आप इनको आराम से लिखें तसल्ली से और घटा लें, ठीक है, ऐसा नहीं स्टाइल मारो। यहाँ 4, यहाँ पे कितना 2, है ना। तो कितना मिला हमें मिला, देखिए चूंकि 26,000 बड़ा था तो माइनस का 2400 आएगा, बराबर यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 1180 में से आप ये घटा देंगे तो माइनस का 180 आएगा, बराबर -1 बटे यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार x वाला पद लेंगे अचर पद के साथ, x वाला पद अचर पद के साथ, तो आएगा x बटे -2400 बराबर माइनस का 1 बटे 6। पहले तो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ माइनस हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एक पद ही है बराबर के इधर उधर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 6x, या फिर आप अगर माइनस नहीं हटाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं देखो अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये 6x मिलेगा और यहाँ -2400 का गुणा -1 में, तो प्लस का 2400 हो गया, तो x बराबर आ गया आपका 2400 और बटे में 6, 6 चौके 24 यानी 400। तो x का मान आपने निकाल लिया ₹400। इसी तरह एक बार हम y के साथ लेंगे, y के अपॉन में 180 लिखा है, बराबर में -1 बटा 6 लिखा है, तो y यानी 6y
बराबर 180 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कैंची गुणा करने पर। तो y बराबर कितना आया भाई, 6 यहाँ जाएगा, देखो 6 नीचे जाएगा, तो 6 से होगा इसमें भाग, 6 से भाग करने पर आपको कितना मिलेगा, 30 रुपये। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि हमारे आंसर क्या निकले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, आपको लिखना है अतः, ठीक है। अतः नियत व्यय कितना आया, जो कि हमने x माना था, नियत व्यय है 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है 30 रुपये। इतना क्लियर, यही हमारे आंसर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ सवाल नंबर 4 का दूसरा भाग लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आप तीनों में से कोई सा मेथड लगा के इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको पता है हम किससे करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो कि हम किससे करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करें। कहा जा रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं भिन्न को, माना भिन्न, हमने भिन्न मान ली x/y है। अब आपको पता होगा कि x को अंश कहते हैं, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और नीचे जो लिखा रहता है उसको y कहते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट, बहुत ही जल्दी करते हैं इसको। केस फर्स्ट, भिन्न का मान, देखिए जब अंश में से 1 घटाया जाए, अंश में से 1 घटा दूं, है, हर में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, तो भिन्न का मान क्या हो गया, 1/3 हो गया, जैसा कि लिखा हुआ था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ इक्वेशन बनाओ, 3x - 3 एकम 3, 3 का ऊपर इसमें गुणा, y का 1 में, तो y हो गया। इसको इधर ले आओ, तो 3x - y - 3 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम -1 वाला वज्र गुणन नहीं यूज करेंगे, +1 वाला करेंगे। समीकरण नंबर 1। केस सेकंड, देखिए इसको कहा जाता है कि यदि हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न जो है वो 1/4 हो जाती है। देखो इसको समझो लाइन को, वह 1/4 हो जाती है जब उस हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हर में 8 जोड़ दे रहे हैं, लो हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो अब भिन्न हो गई हमारी 1/4। इसको भी कैची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4x = y + 8। तो 4x - y - 8 = 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, जो बराबर के उधर था उसको उठा के इधर ले आए, उनके चिन्ह बदल गए बस। समीकरण 1 व 2 में वज्र गुणन विधि से, अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार आपने लिख दिया था कि समीकरण 1 व 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो एक ही चीज है, इतना ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो, एक ही बात हुई ना। तो हम यहाँ पे वज्र गुणन लगाने वाले हैं x, y और प्लस का 1, क्योंकि बच्चों इस बार बराबर के इधर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए आप, ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को ऐसे एक बार आप लिख लिया करो वहां पे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। x के लिए x वाला पद छुपा लेते हैं तो y के गुणांक लिखते हैं, तो y का गुणांक -1 यहाँ भी है, -1 नीचे भी है। ठीक है, उसके बाद y के लिए जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं आगे वाला नंबर कितना है, -3 और -8। और जब हम 1 से पहले लिखते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले वाला नंबर, यानी 3 और 4। क्लियर, ये 3 था, ये 4, और लास्ट में आपको बताया था कि जो सबसे पहले लिखा हो उसको एक बार और लिख लो। तो लगाइए वज्र गुणन x अपॉन माइनस और माइनस प्लस का 8 हो गया, 8 एकम 8। अब फॉर्मूले में आता है माइनस, तो लगा दिया माइनस, इनका गुणा करने पर मिलेगा 3 एकम 3, और प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिया, बराबर y बटे, इनका गुणा पहले होता है तो माइनस का 12, और यहां आएगा माइनस, तो 8 तिया 24, माइनस का 24। क्यों 24 माइनस का है, क्योंकि 8 माइनस का है। अब बच्चों यहां पर लगाएंगे तो 1 बटे इनका गुणा -3, फॉर्मूले का माइनस, और यहां पे -4, 4 एकम 4, और ये माइनस लगाए इसलिए। इनको एक बार सॉल्व कर लो, ये 8 - 3 ही रहा, अभी कर देंगे इसको पूरा सॉल्व। यहाँ पे हो गया -12 + 24, और यहाँ पे हो गया 1 बटे 3 + 4, -3 + 4 सॉरी।
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x बटे 5 बराबर y बटे प्लस का 12, क्योंकि 12 में से यहाँ पे 24 में से 12 घट जाएंगे तो, और 24 बड़ा है तो प्लस का 12 बराबर 1 बटे 1, 4 में से 3 गया 1 बचाओ, 4 बड़ा है तो प्लस का 1 आएगा। अब आप इतना नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, बिकॉज यहाँ पे हम मिटा के लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। देखो ये वज्र गुणन विधि है ना, बहुत ही आसान होती है। देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाता है ना। तो यहां पर बच्चों आपको एक बार क्या करना है, x बटे 5 बराबर 1 बटे 1 लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप पाएंगे x बराबर 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार y बटे 12 के बराबर में 1 बटे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप पाएंगे कि y बराबर 12 आ गया। तो हमारी यहां पे क्या होगी, अतः भिन्न। अतः भिन्न क्या होगी बच्चों, भिन्न हमने मानी थी x बटे y, तो x निकला कितना 5 और y कितना आया 12, है ना। आंसर चेक करना है आपको, तो आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। 5 बटे 12 है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, इसमें से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 4 बटे 12, काट दो 1 बटा 3। तो कहा गया था कि 1 बटे 3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटा दें, 1 बटा 3 हो गई। अब कह रहे हैं कि 1 बटा 4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें, तो हर में 8 जोड़ दो, 12 8 कितना होता है 20, तो हो गया 5 बटा 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 1 बटा 4। तो ये आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरा तरीका कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको पसंद आता है तरीका तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ चौथे प्रश्न का तीसरा भाग लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखिए क्या होता है कि कुछ टेस्ट होते हैं बच्चों जिसमें अंक काटे भी जाते हैं। आपने गलत उत्तर दिया हो तो काटे भी जाते हैं, उसको निगेटिव मार्किंग कहते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग बोला जाता है वो। तो एक टेस्ट हुआ जिसमें एक टेस्ट हुआ बच्चों जिसमें यश ने 40 अंक अर्जित किए। कब 40 अंक अर्जित किए उसने, जब उसको हर एक करेक्ट आंसर पर 3 अंक मिले और इनकरेक्ट आंसर पर 1 अंक काट दिया गया। तब उसने कितने अंक पाए 40। मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा इसको कैसे आपको करना है। ठीक है, और दूसरा केस क्या बन रहा है कि अगर ऐसा कहा गया हमसे, अगर उसको ना हर एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, करेक्ट पर 4 अंक मिलते, इनकरेक्ट पर 2 काट दिए जाते, तब वो 50 अंक पाता। तो बताइए कि टोटल प्रश्न कितने थे। तो ये 2 कंडीशन दी गई, इनसे हमें टोटल प्रश्न निकालने हैं। तो चलिए इसको कैसे लिख के आपको सॉल्व करना है, देखो मैं बताता हूं अब लिख के कैसे आपको सॉल्व करना है इसको। तो यहां पे हम मान लेते हैं, माना यस द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या, करेक्ट वाले हमने मान लिए, उत्तरों की संख्या हमने क्या मान ली बच्चों, x मान ली। ठीक है, और यस द्वारा दिए गए अशुद्ध यानी गलत अशुद्ध उत्तरों की संख्या ये हमने बच्चों मान ली 22। अब एक बात बताओ, एक टेस्ट में कुल मिला के कितने प्रश्न होंगे, जितने उसने सही किए और गलत किए दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल प्रश्न हो गए बच्चों x प्लस वाई। हमारा काम हो गया, हमें x और y के मान निकालने हैं। हमारे जो 2 कंडीशन दी गई, आपको बताया था कि हमें 2 कंडीशन दी जाएंगे, उनसे 2 समीकरण बनेंगे, उनको सॉल्व करना है, x और y के मान आ जाएंगे। इतना ही आसान है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही आसान है भी ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। हमसे बोला गया बच्चों कि यश ने 40 अंक पाए, कब, जब उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो भाई सही उत्तरों की संख्या कितनी थी, x थी। तो एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो x सही उत्तरों पर कितने मिलेंगे, 3x अंक।
ठीक है। और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। तो अशुद्ध संख्या जो उसने हल की है वो थी y। भाई एक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक निकाला गया, काटा गया, तो y प्रश्नों के लिए 1 गुणा y हो गया, यानी y ही आएगा। 1 अंक काटा जा रहा है एक प्रश्न के लिए, तो y प्रश्नों के लिए y अंक काटे जाएंगे मतलब इसमें से माइनस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के उसको जो अंक मिले वो थे 40, समीकरण नंबर 1। अच्छा, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा काम करते हैं। इस समीकरण को यहां बनाते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप केस सेकंड देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, कि अगर 4 अंक मिलते, हर एक सही क्वेश्चन को करने में 4 अंक मिलते, तो x सही उत्तरों पर उसको 4x अंक मिलते कि नहीं मिलते, है ना। और 2 अंक काट लिए जाते अशुद्ध के लिए, तो 2y अंक उसके कम हो जाते, क्योंकि y प्रश्न उसने गलत आंसर किए थे। तो इस केस में उसको मिलते टोटल 50 अंक। तो ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, ये आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार और आपको बताना चाहूंगा मैं। देखो, बताने की कोशिश करता हूं कि समझ में आ जाए कैसे भी आपके। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपके पास ना आपके टेस्ट में कुल मिला के 10 प्रश्न आए थे। आपने क्या किया, हर एक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पर, सही आंसर पर, मतलब आपको इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, हर एक पर 3 सही उत्तर मिलते, 3 अंक मिलते हैं आपको। आपने 7 सही कर दिए, 3 गलत कर दिए, तो 7 सही के लिए आपको कितने अंक मिले होंगे? 7 तिया 21 अंक मिले होंगे, है ना। और 3 गलत के लिए कितने अंक कम हो गए? 1 गलत के लिए 1 अंक कम हो रहा है, तो 3 गलत के लिए 3 अंक आपके कम हो गए होंगे। तो इस प्रकार आपको कितने अंक मिले? 18 अंक मिले। तो वही केस यहां बन रहा है कि उसने जितने भी प्रश्न थे उसमें से x जो थे वो सही किए और y जो थे वो गलत कर दिए। तो हर सही के लिए आपको उसके सही अंक वाले का गुणा करना है सही प्रश्नों में। जैसे देखो, x प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया, तो 3x उसके कुल अंक हो गए। अब उसने क्या किया कि y प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो भैया हर गलत पर 1 अंक कटेगा, तो y गलत पर 1 गुणा y, यानी y अंक कट गए उसके। तो 3x में से y हमने माइनस कर दिए और मिले कितने? देखो लिखा हुआ है कि उसने 40 अंक अर्जित किए थे। ऐसे ही हमने दूसरी कंडीशन बनाई, पढ़ के आप देख लो एक बार। अब हमें बस इनको सॉल्व करना है, और कौन सी विधि लगाएंगे? तो वज्रगुणन विधि, जय भोले की। चलो वज्रगुणन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 व 2 में वज्रगुणन विधि से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 में हम लगा रहे हैं यहां पर हमारी सबसे प्यारी और सबसे बढ़िया विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो समीकरण 1 में और 2 में लगा रहे हैं। देखो बच्चों, क्या लिखा हमने? x, y और 1। अब बताओ आप 1 लिखोगे या -1 लिखोगे? यहाँ पे थोड़ा सा ये और आ गया, मैटर बढ़िया है। देखो, बराबर में 0 नहीं है, बराबर में अचर पद है, तो क्या लिखेंगे? -1। x के लिए लिखेंगे तो -1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि y का गुणांक -1 है, चिन्ह के साथ लेना होता है, यहाँ -2 आएगा। -1 -2, और फिर आएगा हमारा 40 और 50, तो हमने लिख दिया 40 और 50, और फिर आएगा सबसे पहले वाला यानी 3 और 4, तो हमने लिख दिया 3 और 4, और ये वाले बाद में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? x बटे, लगाओ इनका गुणा करो, -50 माइनस का 40 दूनी -80। देखो यहाँ माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, बीच में जो माइनस लगाया कि इसमें से इसको घटाया जाता है, ऐसे वाले, पहले ये गुणा फिर माइनस में ये गुणा। अब इनका जो चिन्ह आ रहा है गुणा का वो तो आप लिखोगे ही ना, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस था, बराबर y बटे, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोई माइनस वाइनस नहीं है, ये एरो लगे हुए हैं। 4 चौके 16, 160, -5 तिया 15, 150, बराबर इनका गुणा कितना होगा? -1 बटे 3 दूनी माइनस का 6, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूले वाला, और 4 एकम माइनस का 4। तो अब इसको यहां सॉल्व करके आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, इनको यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो ध्यान से बच्चों, कि ये हो जाएगा आपका, यही कर लें एक बार, दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा हो तो एक काम करते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पूरा करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको सही से, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के, है ना, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x बटे -50 और +80 बराबर y बटे 160 में से 150 गया, 10 बचा, और वहाँ हो जाएगा -1/-6 + 4। तो यहाँ पे बच्चों आपका आ रहा है x बटे 30 बराबर y बटे 10 बराबर -1/-2, क्योंकि 6 में से 4 घट रहा है, यहाँ 6 माइनस का है, तो ये कट गया, आपका प्लस हो गया, सारे नंबर प्लस हो गए। तो एक बार आप ऐसे लेंगे अचर पद के साथ x को, तो आपको मिलेगा 2x बराबर कितना, 30, तो x बराबर कितना हो गया, 15, क्योंकि 2 से भाग हो जाएगा। जब 2x 30 के बराबर है तो x कितने के बराबर होगा, 15 के, ठीक है। ऐसे ही जब y बटे 10 बराबर लोगे कितना, 1/2, तो 2y बराबर आएगा कितना, 10, और y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे पास सही उत्तर और गलत उत्तरों की संख्या निकल के आ गई है। कुल प्रश्न हमसे पूछे गए थे, कुल प्रश्न हमने क्या माने थे, x + y यानी 15 + 5 यानी कितने, 20। कुल प्रश्न कितने हैं, 20। अब आप आंसर भी चेक कर सकते हो। देखो हर एक सही प्रश्न के लिए उसको मिले हैं 3 अंक, तो उसने सही कितने किए, 15, तो अंक हो गए 15 तिया 45, और माइनस कर दो, हर एक गलत उत्तर पर 5, एक अंक कट गया, तो 5 गलत उत्तर के लिए 5 अंक कट गए, कितना आए, 40, तो उसको 40 ही तो मिले थे। दूसरा केस भी चेक कर सकते हो कि अगर उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उसने दिए थे 15, तो 15 चौके हो गए 60 अंक, माइनस, और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते, तो 10 5 दूनी 10, तो 10 अंक उसके कट गए, क्योंकि 5 गलत उत्तर थे। तो कुल मिला के उसको कितने अंक मिले, 50। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए बच्चों, यहां हमारा चौथे सवाल का चौथा पार्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सिंपल सा, देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा सवाल समझा दूं। ये 2 स्थान हैं एक राजमार्ग पर, एक नेशनल हाईवे पर, A और B। यहां से एक कार चलती है, यहां से एक कार चलती है। अब देखो 2 कंडीशन है हमारे पास। पहले तो ये बात आप समझ लो कि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो है वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। अब उन्होंने पहली बार में ये बताया है, पहले तो देखो लिखा है कि एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। अब यहां से हमारी कंडीशन शुरू होंगी कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, मतलब पहली कार भी इधर जा रही है, दूसरी कार भी इधर जा रही है राजमार्ग पर, यानी आगे भी पूरा रोड बना हुआ है, ऐसे जा रही है ना। हम मान लेते हैं कि इसकी चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया उन्होंने बोला है कि इनको आगे जाकर जब ये मिलेंगी तो 5 घंटे बाद मिलेंगी, आफ्टर 5 आवर्स ये दोनों मिलेंगी। ठीक, दोबारा में उन्होंने दूसरी कंडीशन में ये बोला कि अगर ये A वाली इधर जा रही है इसी चाल से और B वाली इधर जा रही है तो ये मिलेंगी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अब यहां बच्चों आती है सापेक्ष गति और निरपेक्ष गति। जब कारें ऐसे चलेंगी एक ही दिशा में, समझना इस बात को, तो जब एक ही दिशा में चलेंगी बच्चों तो आपको ये बात याद रखनी है कि उनमें क्या होता है कि चालों का अंतर निकाला जाता है। ठीक है, चालों का अंतर। ये सापेक्ष गति जब करेंगे, एक ही दिशा में चलती है ना तो सापेक्ष गति होती है चालों का अंतर। और जब विपरीत दिशाओं में ऐसे आ रही हैं आमने सामने से, विपरीत दिशाओं में, एक इधर जा रही तो दूसरी उधर से आ रही तो विपरीत दिशा हो गई, तब हम करते हैं चालों को ऐड। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटे से ये आगे बढ़ेगी इधर और ये y से बढ़ेगी y किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना।
तो यहाँ पे स्पीड देखो क्या हो रहा है, बहुत जल्दी पास आएंगी भाई, ये भी इधर ही आ रही है और ये भी इधर सामने से ऐसे आ रही है, तो स्पीड इनकी जुड़ेगी, और जब विपरीत एक ही साइड में जा रही होंगी तो स्पीड घटेगी। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो अब सवाल करते हैं। माना स्थान ए से चलने वाली, मार्कर ही चलना बंद कर दिया कार की जगह, तो भाई कार चल रही है मार्कर बंद है। चलने वाली कार की चाल हम मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थान B से चलने वाली कार की चाल, ये हमने मान ली बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमने मान ली यहां पे। अब केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट, इसमें क्या है कि जब केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले केस की, ये केस फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, जब कारें एक ही डायरेक्शन में हो, जब कारें अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो केस फर्स्ट ये कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो आपको बताया था कि क्या लिखेंगे हम लिखेंगे उनमें सापेक्ष गति में माइनस लगा के। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में जा रही है बच्चों, तो यहाँ पे ये स्पीड थी, है ना, और ये भी स्पीड थी, ये समय था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि 5 घंटे बाद मिल रही हैं, आप समझना इस बात को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आती है समझने की। भाई एक बात बताओ, कार ए 5 घंटे में कितना चल गई होगी, क्योंकि हमें दूरी के साथ कंपेयर करना है। कार ए चल गई होगी 5x दूरी, है ना, और कार बी कितना चल गई होगी, कार बी चल गई होगी आपकी 5y दूरी, तो ये दूरी कुल मिला के कितनी हो गई, 100। ठीक है, 100 किलोमीटर कवर कर लिया। तो यहां से 5 कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर 100, और हमने क्या x माइनस वाई बराबर 100/5, तो ये मिला x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे केस 2 में, जब दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो 1 घंटे में पहली कार ने, इस वाली जो ए से चली थी, इसने चली होगी x दूरी, है ना, और ये एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो आपको क्या बताया था, जुड़ेगा, और इसने चली होगी y दूरी। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा y में करोगे तो y आ जाएगा, बराबर में कितना, 100, क्योंकि भाई दोनों ने कितनी दूरी कवर कर ली, 100 किलोमीटर दूरी कवर कर ली कुल मिला के। उनके बीच की दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर कितना कवर कर लिया, 100 किलोमीटर। तो ये रहा समीकरण नंबर 2। अब आपको जिस मेथड से आसान लगे उस मेथड से सॉल्व कर दो। मैं वज्र गुणन से करवा रहा हूं, तो x y और -1, क्योंकि बराबर में 0 नहीं है, अचर पद है। तो अब जल्दी से करते हैं। x के लिए लिखेंगे -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी y यहाँ -1 है, सॉरी यहाँ +1 है ना, और लिखेंगे 20 और 100, और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ -1 +1 है। तो x के बटे में जब लिखेंगे तो इनका गुणा हो गया माइनस का 100 माइनस हो गया 20 बराबर y के बटे में जब लिखेंगे तो इसका गुणा पहले होगा, इसको भी कर देते हैं, निशान लगा देते हैं, तो हो गया 20 माइनस इनका गुणा हो गया 100 बराबर -1 के बटे में जब लिखेंगे तो ये आएगा आपका +1 माइनस फॉर्मूले वाला, और ये आएगा -1। तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो इसको एक ही बार लिख देते हैं प्लस लगा के, ऐसे। ये हो गया x बटे -120, ये हो गया y बटे -80, ठीक है, और ये वाला हो गया बच्चों -1/2। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, है ना। पॉज करके नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए अब यहां पे हमें क्या करना है, एक बार x वाले पद को अचर पद के साथ लेना है, जो कि है -1/, ऐसे लिख लेते हैं। तो भाई ये हो गया -2x और ये हो गया -120, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आएगा 120/2, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार y वाले पद को लेते हैं, y बटे -80 बराबर
1/-2। तो वही हुआ यहाँ पर भी, क्या हुआ कि -2y बराबर -80। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 के साथ माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर हमें कितना मिला, देखो ये 2 यहाँ गुणा में भाग करेंगे तो आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपना उत्तर। अतः देखिए लास्ट वाली लाइन ये है, लास्ट लाइन, अतः स्थान ए से चलने वाली कार की चाल जो है x हमने मानी थी, x निकली 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये y हमने मानी थी, ये निकली 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों हमारे उत्तर हैं। कैसा लगा आपको, सवाल पसंद आया कि नहीं, ठीक है, बताइएगा कमेंट में जरूर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज की वीडियो का। तो बच्चों देखिए आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ब्लर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, और बुक आप अपने साथ रख के बैठा करें। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी की बुक आप साथ रख के बैठा करें। देखिए लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 यानी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सिंपल सा, विमाएं ज्ञात करने का मतलब हुआ लंबाई और चौड़ाई। माना आयत की लंबाई x इकाई, ठीक है, हमें कोई इकाई दी नहीं गई है मीटर सेंटीमीटर, हमें इकाई ही लिखा है तो हम वही लिखेंगे। और आयत की चौड़ाई हम मान लेते हैं y इकाई, इतना मान लिया। इतना मानने के बाद बच्चों हमें यहां पर दोनों स्थितियों के हिसाब से, पहली वाली स्थिति जब क्या हो रहा है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो केस फर्स्ट, और इससे पहले आप समझें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं लंबाई में कुछ परिवर्तन कर दूं तो नई लंबाई मिलेगी, और चौड़ाई में कुछ परिवर्तन कर दूं तो नई चौड़ाई मिलेगी, जिनको गुणा करने पर एक नया क्षेत्रफल मिलेगा। उसी की तो यहां बात हो रही है बच्चों। देखो कैसे, अब आप एकदम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमसे कहा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, देखो पहले तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x इंटू वाई, ये हो गया क्षेत्रफल। हमने लगाया बराबर, नया क्षेत्रफल लिखो कितना आएगा। ऐसे सवालों में यही किया करो। नया क्षेत्रफल कैसे बनाओगे कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी, लंबाई थी x तो हमने इसमें से 5 कम कर दिया, तो ये हो गई नई लंबाई, गुणा में नई चौड़ाई, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, तो चौड़ाई थी y, हमने क्या कर दिया 3 इकाई बढ़ा दिया, तो y प्लस 3। तो देखो नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई, नया क्षेत्रफल है ये, बिल्कुल है। अब देखो बच्चों जो कहा जाए, हमने बराबर का चिन्ह लगा रखा है, तो हम देखो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि हमने लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। तो इनमें कुछ ना कुछ घटा बढ़ा भी है, तो क्या क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। भाई पहले जो क्षेत्रफल था जो अब मिला वो 9 वर्ग इकाई कम हो गया, समझ रहे हो बात को, 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो भाई इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, ये कम हो चुका है 9 वर्ग इकाई, हमने इसमें 9 जोड़ दिया। कोई आपको ऐसे भी बताएगा कि ये पहले वाले था, ये दूसरा वाला जो नया निकला है वो, तो इसमें से इसको घटा दो 9 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मिलेगा क्योंकि 9 वर्ग इकाई कम हो गया है, तो पहले वाला बड़ा था, छोटा जो अभी जो निकला है नया वाला वो कम है ना। तो पहले वाले बड़े में से छोटे वाला घटाओगे तो वो अंतर कितना है, 9 वर्ग इकाई का है। लेकिन आप ऐसे समझो, दोनों क्षेत्रफलों को बराबर में रखो, कंडीशन को देखो, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो नया क्षेत्रफल कम हो रहा है ना, तो इसमें 9 जोड़ दो, तब ये बराबर हो गया पुराने वाले के। कम हो गया था, हमने 9 जोड़ के बराबर कर दिया पुराने वाले के। इतना क्लियर। देखो एक्स वाई, यहां आपको क्या करना है, सवाल साथ साथ नोट करना है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे आएगा नहीं, है ना। तो एक्स वाई इधर लिखा है बराबर, यहां गुणा करो, तो एक्स का पहले करते हैं, इसमें देखो इन दोनों का ही गुणा होगा, ये 9 अलग लिखा हुआ है ना। तो एक्स वाई प्लस 3x, फिर -5 का करते हैं तो -5y, और माइनस का माइनस प्लस -5 दिया 15, और प्लस का 9, ठीक है। अब देखो बच्चों ये एक्स वाई इधर आया तो हो गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई बराबर में 3x माइनस 5y माइनस का 6 बचा।
15 में से 9 घट गया और माइनस का 15 ज्यादा था तो माइनस चिन्ह आ गया। ये दोनों घट के 0 हो गए तो मिला हमें 3x माइनस 5y माइनस 6। तो इसको इधर लिख लो बस, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर में क्या मिला 0, समीकरण नंबर 1। ओके बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहां हम एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो लाइन थी ना, आप ही की थोड़ी सहूलियत के लिए इस वाली लाइन को थोड़ा इधर सरका देते हैं। एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 सॉरी, और वाई प्लस 3, और यहां कितना हो गया था प्लस 9। तो अब यहां पे क्या करते हैं बच्चों, हम केस सेकंड देखेंगे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा इधर सरकाया था। तो बच्चों अब हम केस 2 देखते हैं। यहां पर केस 2 क्या है बच्चों, कि अगर हम देखो, यदि वहां से देखो दूसरी लाइन में, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल की तुलना करनी है हमें, तो लिखा हमने यहाँ पे क्षेत्रफल, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया बच्चों, बढ़ा दिया हमने, लो नया क्षेत्रफल ये आ गया, ये पुराना क्षेत्रफल था। बस हमें इनकी तुलना करके जोड़ या घटाना करना है, जिस तरफ भी करना हो। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, नया वाला क्षेत्रफल बढ़ गया बच्चों, छोटा वाला नहीं बढ़ा, ये कम है, ये कम है। तो या तो इधर जोड़ दो 67 या इसमें से घटा दो, एक ही बात है। गुणा करो एक्स वाई बराबर, यहां गुणा करते हैं तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 67। तो ये एक्स वाई इधर आ गया हमारा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बराबर 2x प्लस 3y और माइनस का 61। तो यहां बचा 0, जिसको हम उस तरफ लिख लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। मतलब आता यहां 0, बस हमने इस चीज को इधर लिख लिया और 0 को उधर लिख लिया है, तो दोनों बराबर में ही। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करें और हमें हमारे आंसर मिल जाएगी, ठीक है। आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, चाहे वज्र गुणन से करो चाहे किसी भी मेथड से करो, हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। तो हम करते हैं समीकरण 1 व 2 में वज्र गुणन विधि से। तो बच्चों दोनों समीकरणों में वज्र गुणन विधि लगानी है, उसके लिए एक बार क्या करें, दोनों समीकरणों को लिखें। यह है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, यह है 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। अब इसको पॉज करके नोट कर लो, इधर मिटा के हम इसको हल करेंगे, ठीक है। एक लाइन और कर दें, उसके बाद इसको पॉज करना। अब देखो वज्र गुणन लगाएंगे हम तो क्या आएगा, x y और प्लस 1 आएगा, क्योंकि बराबर के उधर 0 है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे हम लिखेंगे ये वाला x छुपा लिया हमने, तो माइनस 5 और यहां 3 प्लस का, और यहां माइनस 6 माइनस 61 है, और यहां पे हमारा कितना आएगा इस तरफ 3 और 2, और ये पहला वाला फिर से लास्ट में, तो माइनस 5 और यहां 3। अब वज्र गुणन लगाएंगे इधर, तो इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। अब यहां वज्र गुणन लगाते हैं हम। देखो x के अपॉन में, x के अपॉन में कितना आएगा 61 पंचे, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 61 पंचे हो गया 305, ठीक है। माइनस टीचिंग 18 आएगा माइनस का, तो इस माइनस से हो गया प्लस 18 बराबर y बटे कितना होगा 6 दूनी माइनस का 12 और 61 तिया 3 एकम 3 3 18 183, और वो भी माइनस का, तो यहां ऑलरेडी माइनस आता है तो हो गया प्लस 183 बराबर 1 बटे 3 तिरका 9 माइनस फॉर्मूले वाला 5 दूनी 10, तो प्लस का 10, क्योंकि माइनस 10 आता ना, तो ये फॉर्मूले वाले माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया। इनको सॉल्व करो तो हो गया x बटे 8 5 13 हासिल लगी आपकी 1 और 1 2, तो ये हो गया आपका 323 बराबर y बटे, यहाँ घटाया हमने तो 3 में से 2 गया 1 बचा, और ये 7 और ये 171 आया, और यहाँ हो गया 1 बटे 19। तो बच्चों एक बार x के साथ लेंगे हम 323 को,
तो 19 से आप यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो 19 से काटेंगे, 19 एकम 19। अब 32 में से 19 घटाओ, 32 में से 19 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13, 19 छिक्का 19 सत्ते 133। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से हमें मिला x बराबर 17। x बराबर बच्चों कितना मिला? 17। एक बार y को लेंगे, y बटे 171 बराबर 1/19। ये तो आप काट ही सकते हैं, 19 दिम्मा 171। तो यहां से हमें y कितना मिला? y मिला 9। अब बच्चों देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो हमारे लिखे हुए थे इनमें हम अतः लगा के आंसर लिख देते हैं। अतः आयत की लंबाई x मानी थी, x निकली 17 इकाई, और हमने आयत की चौड़ाई y मानी थी, y निकली 9 इकाई। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आंसर चेक करके भी आपको दिखा सकता हूं। अभी देखो 19, देखो 17 निम्मा होता है 153। अभी क्षेत्रफल ये है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने क्या किया कि क्षेत्रफल दूसरा वाला जब निकालेंगे तो हमने 5 इकाई इसकी लंबाई कम कर दी, तो हो गई कितनी? 12 हो गई। गुणा हमने 3 इकाई चौड़ाई बढ़ा दी, तो 9 3 कितनी हो गई? 12 हो गई। 12 में 12 144। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 9 का आ रहा है। देखो 9 वर्ग इकाई कम हो गया क्षेत्रफल। पहले 153 था, अब 144 रह गया। दूसरा वाला भी आप ऐसे खुद चेक कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका सही आया है या नहीं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए। तो बच्चों आपको आज के प्रश्न अगर समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। प्लीज बच्चों अपने सभी दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी राम राम। ठीक है, चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।